बेटा लास्ट जो हमारी क्लास थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को एलसीआर सीरीज सर्किट समझाया था और हमने वेक्टर डायग्राम के हिसाब से ये रिजल्ट हम लोगों ने फाइंड किया था एलसीआर सीरीज सर्किट के लिए। मैं याद दिलाऊं आपको, हम ये पढ़ रहे थे बेटा एलसीआर सीरीज सर्किट, एसी सर्किट पढ़ रहे थे हम। तो जिसमें हमने कहा था एल सी और आर तीनों सीरीज में जुड़े हुए हों बेटा। ओके, तो इसलिए क्या होगा इनके अंदर बेटा, तो हमने ये रिजल्ट निकाला था कि जो इम्पीडेंस आई थी हमारे पास, मैं लिखूं बेटा जेड आ गया था। मैं मॉडुलस की बात कर रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ जेड की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। दिस इज मॉडुलस ऑफ जेड एम, ये आया था आपको ध्यान हो बेटा, इट वाज आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वेयर अंडर रूट। और हमने कहा था कि टेंजेंट फाई फेज एंगल जो आया था बेटा वो आया था एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर आया था। मैं इनको कुछ नंबरिंग कर रहा हूँ, स्टार्टिंग यहीं से कर रहा हूँ उसके कंटिन्यूएशन के अंदर। ओके, तो हमारे पास अब आपके पास क्या है बेटा, ठीक है। ये कब था, जब हमने ये अज्यूम किया था कि एक्सएल इज ग्रेटर देन क्या है बेटा, एक्ससी है। ठीक है, ये मैं लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूं आप लोगों को। अगर मान लो सीधी सीधी सी बात है कि इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी हो जाएगा तो आपका फाई जो होएगा, ठीक है कि नहीं, टेंजेंट फाई ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, ठीक है कि नहीं है। यानी फाई की वैल्यू किसकी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और फाई पॉजिटिव आने का मतलब समझे एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे थे, यानी उस केस में आपकी जो वोल्टेज थी वो लीड करेगी, वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज एंगल ऑफ फाई, बाई फेज एंगल ऑफ वोल्टेज लीड करंट बाई फेज एंगल ऑफ फाई, फाई से लीड करेगी बेटा। ठीक है ये वाली बात आपकी। और क्यों करेगी, क्योंकि आपने क्या माना है, एक्सएल को एक्सी से बड़ा माना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन डोमिनेट कर रहा है बेटा, इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो इंडक्टर में याद करो वोल्टेज क्या करती है, लीड करती है। कितने एंगल से लीड करती है बेटा, पाई/2 से लीड करती है। तो यहाँ पे पाई/2 तो नहीं रहेगा क्योंकि एक्सी ने उसको कम कर दिया कुछ, लेकिन फिर भी लीड करेगा। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, हम इंडक्टिव डोमिनेटिंग सर्किट कहेंगे, इंडक्टर डोमिनेटिंग, या बिहेवियर और इंडक्टर की तरह होगा कुछ, इंडक्टर डोमिनेटिंग, इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट। ठीक है बेटे। दूसरा केस हो सकता है, मैंने उस दिन भी कहा था कि ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई हमने एक्सेल को बड़ा मानना है, वो तो जस्ट एक अजम्पशन थी मेरी। तो इसलिए दूसरा केस ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक्सेल लेस देन क्या हो जाए, एक्सी। पहले मेरी बात सुनो जी, इंपीडेंस पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि बेटा चाहे एक्सेल माइनस एक्सी लिखो और चाहे एक्सी माइनस एक्सएल लिखो, स्क्वायर करके वही वैल्यू आ जानी है। तो इंपीडेंस तो दोनों केसेस में सेम रहेगा। जो सारा का सारा हमारे पास रोल है बेटा, वो किसका रोल है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो सारा का सारा रोल किसका है, एंगल का है। तो अब आप देखेंगे तो टेंजेंट फाई नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव में चला गया यानी फाई नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब जो चीज लीड कर रही थी वो क्या करने लग जाएगी, लैग करने लग जाएगी। यानी इस बार जो इफेक्ट नेट वोल्टेज होगी बेटा, वोल्टेज जो होगी इट लैग्स करंट बाय फेज एंगल ऑफ फाई, लैग्स करंट बाय फेज एंगल ऑफ, यहाँ पे लीड कर रहा था बेटा, यानी करंट लीड करेगा, और करना भी था क्योंकि अब एक्सी बड़ा मान रहे हो, मतलब कैपेसिटर का रोल ज्यादा हो गया। और कैपेसिटर में क्या होता है बेटा, करंट लीड करता है, कितने एंगल से, पाई/2 से लीड करता है। बस यहाँ पे पाई/2 नहीं होगा क्योंकि एक्सएल भी है, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल क्या हो गया, कैपेसिटर डोमिनेटिंग हो गया, कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव ना कहकर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव होता है इसमें सिर्फ कैपेसिटर जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये ओवरऑल कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, या ये कैसे बिहेव करेगा आपका,
कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट, इट विल बिहेव लाइक कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट की तरह बिहेव करेगा बेटा। क्लियर है यहाँ तक की बात है? ओके, नाउ सी आगे क्या है हमारे पास। अब एक केस और हो सकता है कि भाई ये दोनों बराबर ही हो जाएं, XL इजिकल टू XC इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो इम्पीडेंस पे भी इफेक्ट आ रहा है बेटा, एंगल में भी काफी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस को हम बोलते हैं बेटा सीरीज रेजोनेंट केस। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, सीरीज रेजोनेंस कहेंगे इसको ना, कि रेजोनेंस हो गया है, ठीक है। सीरीज रेजोनेंस सर्किट बन जाएगी इस सर्किट को। जैसे मैंने कहा इसमें हम कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट, इंडक्टर डोमिनेटिंग, अब तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सीरीज रेजोनेंट, तो इसको डिटेल के लिए हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर रहे हैं, आगे चलते हैं बेटा। तो इसको अब डिटेल में डिस्कस करेंगे हम, क्या हमारे पास होगा। दिस इज सीरीज रेजोनेंट सीरीज रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। क्या होगा देखो बेटा, सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर हमारे पास एक बात करें, अभी अभी हमने कहा बेटा कि भाई अगर XL इजिकल टू XC हो जाए। एक्चुअली क्या है कि AC सर्किट है, ठीक है, और AC सर्किट में हम क्या कर रहे हैं, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड सोर्स चेंज कर रहे हैं, ठीक है। AC की फ्रीक्वेंसी होती है ना न्यू, ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज वेरी चेंज की जाती है बेटा, ठीक है। तो देखो आपका 3 फैक्टर्स चल रहे हैं, एक रेजिस्टेंस चल रहा है, आपने कहा था तो इंडिपेंडेंट होता है फ्रीक्वेंसी पे, इंडिपेंडेंट होता है बेटा, ओके, और फ्रीक्वेंसी। दूसरा आपका XL चल रहा है, ओमेगा L या 2 पाई न्यू L होता है, ओके, यस, यहाँ पर न्यू पे डिपेंडेंट है, न्यू चेंज होगा बेटा। अगर माई द वे में फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो XL की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। और तीसरा आपका चल रहा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 बाई ओमेगा C बेटा, तो ये कितना होता है 1 बाई 2 पाई न्यू C होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो XC की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अब क्या हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करने से R पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर ये दोनों पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, और बाई चांस चेंज होते होते ये कंडीशन आ जाए, क्या आ जाए कि भाई XL इजिकल टू क्या हो जाए हमारे पास, XC हो जाए। कि फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज वेरिड सच दैट, अगर कोमा की जरूरत नहीं है यहाँ पे अभी, सच दैट XL इजिकल टू क्या हो जाए आपके पास, XC हो जाए। अगर ऐसा हो जाए, ठीक है कि नहीं है, तो क्या होगा देखो, आपकी जेड जो लिखी थी आपने इम्पीडेंस, ये मैं फिर वही कह रहा हूँ मॉडुलस से बेटा ये, ठीक है, R² प्लस, वरना तो हमारे पास इस बार क्या है, कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस आई हुई है, R² प्लस क्या आ गया बेटा, XL माइनस आपका XC का होल स्क्वायर अंडर रूट हो गया, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्या होगा, अगर XL इजिकल टू XC तो कट जाएंगे, तो क्या बचा, R² का अंडर रूट और R आ गया बेटा, यानी इन अंडर दिस कंडीशन ये Z R के बराबर हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा बेटा, क्योंकि R तो ना कम होता है ना ज्यादा, फिक्स है। या तो फिर आप रेजिस्टेंस ही बदल दें उठा के, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी का तो रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं होना है, क्योंकि आपने लिखा हुआ है ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है बेटा। तो मिनिमम हो जाएगा। अगर Z मिनिमम हो गया तो अगर करंट की बात करेंगे आप सर्किट के अंदर, तो अगर आप करंट की बात करते हैं, इवन तो अगर मैं पीक करंट की भी बात करता हूँ, तो अगर Z बेटा यानी ये क्या हो गया अब आपका E0 बाई R, आपने कहा ये मिनिमम है, तो करंट इस वक्त क्या हो जाएगा सर्किट के अंदर, मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इन दिस सर्किट करंट बिकम्स मैक्सिमम, ओके। लेकिन कब होगा, जब XL इजिकल टू XC, हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जाकर, यानी XL XC के बराबर होगा। इन दैट केस इंपीडेंस मिनिमम होगी, करंट मैक्सिमम होगा बेटा, ठीक है कि नहीं। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड सर्किट को क्या कहेंगे, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। आप क्या कहेंगे, द सर्किट, सीरीज है ना, मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं प्रॉपरली आपके लिए कि भाई द
सर्किट इन विच, मैं क्या कर रहा हूं, सीरीज रेजोनेंट सर्किट की बेटा डेफिनेशन लिख रहा हूं, इन विच एल सी एंड आर आर connected in series, L, C, R are connected in series, okay, and which allows maximum current, to pass through it at a पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं कि हर बार मैक्सिमम करंट होगा, आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस वक्त ही तो करंट मैक्सिमम होगा बेटा, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होगा, अभी वो फ्रीक्वेंसी भी हम निकालेंगे कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बेटा, विच अलाउज मैक्सिमम करंट टू पास थ्रू इट एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, एक्चुअली रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस या रेजोनेंट वर्ड जो होता है वो मैक्सिमा के लिए यूज किया जाता था, ठीक है कि यहाँ पर मैक्सिमम अगर ऑसिलेशंस की बात करो तो मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर लार्ज एम्पलीट्यूड वाले ऑसिलेशंस पैदा हो जाएं, उसे हम बोलते थे रेजोनेंट ऑसिलेशंस बोलते थे, तो वहीं से उठाया गया ये वर्ड ना। तो ये क्या क्या इज कॉल्ड, क्या कहलाती है बेटा आपकी, सीरीज रेजोनेंट सर्किट कहलाती है, ओके। और जिस फ्रीक्वेंसी पे जाके ऐसा होगा उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, जिस फ्रीक्वेंसी पर जाकर ऐसा होगा उसको सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंड दिस एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट मैक्सिमम होगा बिकम्स मैक्सिमम, करंट बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है। क्या जिस पे जाके करंट की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, मैक्सिमम हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, करंट बिकम्स मैक्सिमम इन LCR circuit is called series resonant frequency. Now we have to find out that frequency की वैल्यू कितनी होगी, वो कैसे निकलेगी, वो यहां से निकलेगी, ठीक है कि नहीं, इज एट न्यू इज इक्वल टू न्यू आर लिख देते हैं हम, न्यू इज इक्वल टू न्यू आर मतलब सीरीज रेजोनेंट, सॉरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है कि नहीं है, न्यू इजिकल न्यू आर है हमारे पास, ओके। तो कब होगा ये, आपने कहा एक्सएल इजिकल टू एक्सी हो जाएगा इस फ्रीक्वेंसी पे जाके, क्योंकि आप उसी को रेजोनेंट कह रहे हैं बेटा, जहां पर एक्सएल इजिकल टू एक्सी हो जाए, जहां करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, ये मिनिमम हो जाए, यानी, और ये सब शुरुआत कहाँ से हुई है, यहीं से तो हुई है, एक्सएल इजिकल टू एक्सी से तो हुई है। तो देखें एक बार बेटा, एक्सएल इजिकल टू एक्सी, एक्सएल मैंने अभी लिखा था पिछले पेज पर 2 पाई न्यू एल, एक्सी क्या होता है बेटा 1/2 पाई न्यू सी, इज ओके। और यहाँ से हमें तो न्यू निकालना है, तो न्यू स्क्वायर इज 1/4 पाई स्क्वायर एल सी, यहाँ से न्यू आ गया 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी, 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी आ गया भाई, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या कहलाएगी, आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ये फ्रीक्वेंसी अब क्या कहलाएगी, इसी फ्रीक्वेंसी को तो क्या कहा हमने, यानी इस 1/2 पाई अंडर रूट एल सी फ्रीक्वेंसी पर जाकर बेटा आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और इसे हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इससे अगर देखो सीधी बात है बेटा, इसके ऊपर क्या होगा, एक्सएल इजिकल टू एक्सी होगा, बाकी फ्रीक्वेंसी पे चाहे एक्सएल बड़ा हो बेटा और चाहे एक्सी बड़ा हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ इम्पीडेंस पे तो फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो क्या होना है, इसका स्क्वायर हो जाना है, ठीक है। तो इम्पीडेंस तो बढ़ेगी, और इम्पीडेंस बढ़ेगी तो करंट क्या होगा बेटा, कम होगा दोनों तरफ। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्राफ प्लॉट करते हैं, चलो बेटा
फ्रीक्वेंसी और किसके बीच में बेटा, आई नोट के बीच में। ठीक है, तो आपने कहा कि एक पर्टिकुलर सिमेट्रिकल होगा भाई दोनों तरफ। ठीक है, ये आएगा बेटा, ये करंट विल बिकम मैक्सिमम एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू। मान लीजिए मैंने ठीक है स्मॉल रेजिस्टेंस ले रही है। अच्छा अब एक बात पूछूं, मैं मान लीजिए मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता हूँ, विल देयर बी एनी चेंज ऑन रेजोनेट फ्रीक्वेंसी? नो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का तो देखो एल और सी पे डिपेंड करती है, आर का तो रोल ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है आर के तो क्या चल रही है बेटा, ये इंडिपेंडेंट चल रही है हमारे पास। बिल्कुल ठीक बात है। ओके, तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा आप देखो। लेकिन अगर मैं आर को बढ़ाता हूँ, यहाँ से देखो बेटा, तो आई नोट की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यदि मैं आर को बढ़ाता हूँ तो यानी पीक तो यहीं पर आएगी जहाँ पर आई हुई है। ओके, पीक तो यहीं पर आएगी, लेकिन ये क्या होगा ग्राफ, पीक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज फॉर लार्ज आर, यानी करंट की क्वालिटी कम होती जाएगी। और आर बढ़ाओगे बेटा ये ग्राफ और नीचे होता चला जाएगा। समझ में आया? स्मॉल आर और लार्ज आर के लिए मैंने ग्राफ, यानी कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जाकर इट अलाउज मैक्सिमम करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, एज दिस सर्किट अलाउज मैक्सिमम करंट to pass through it at new R। ठीक है, मैक्सिमम करंट को क्या करता है बेटा, अलाउ करता है। ठीक है ना, सो इट इज कॉल्ड, सो दिस सर्किट इज आल्सो कॉल्ड, एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्ट करता है बेटा, एक्सेप्टर सर्किट। ओके, और रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस मैंने बताया था, मैक्सिमम ऑसिलेशन जहां पर होती है, यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम करंट होता है। इसलिए क्या बोलते हैं बेटा हम, क्या बोलेंगे, या तो एक्सेप्टर क्योंकि मैक्सिमम करंट को अलाउ कर रहा है बेटा। ठीक है, या फिर बड़ा करंट आ रहा है, इसमें बड़े ऑसिलेशन से कंपेयर करेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, दूसरा नाम क्या दे दिया इसको हमने, रेजोनेंस सर्किट। और ये यूज कहां पर होगी, जहां पर हमें सिग्नल रिसीव करने हो, ताकि हमारे पास ज्यादा करंट आए। जैसे आपको रेडियो सुनते हैं, एफएम सुन रहे हैं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एफएम रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं, ठीक है ना, तो उस वक्त क्या होता है बेटा कि आप क्या चाहेंगे, एक पर्टिकुलर मान लीजिए आपने 98.3 है फॉर एग्जांपल मेगाहर्ट्ज रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं आप। ओके, तो आप क्या चाहते हैं, उसका करंट तो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है बेटा, और बाकियों का करंट क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। तो यानी कि उसके लिए हम रेजिस्टेंस कम करेंगे कि ज्यादा, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। जितनी रेजिस्टेंस कम होगी ये ग्राफ और ऊपर की तरफ पीक बनता जाएगा बेटा। और मैं कहूँ अगर रेजिस्टेंस में 0 कर दूं तो यहां पर जाकर देखो ये ग्राफ किसके लिए हो जाएगा, R = 0 के लिए, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पर तो इन्फिनिटी करंट हो जाएगा, वेरी लार्ज करंट आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यानी इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का तो करंट आ जाएगा, और बाकी इससे कम वाली फ्रीक्वेंसी का करंट भी कम हो जाएगा, ज्यादा वाली का भी करंट आ जाएगा। तो वो सिग्नल हमें सुनाई नहीं देंगे, हमें पर्टिकुलर एक सुनाई देगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा सुनाई देगा, 98.3 सुनाई देगा। अब आपने चैनल बदल लिया, ओके, अगर चैनल बदलना है आपने तो फिर वही है, आप क्या करेंगे, दूसरी फ्रीक्वेंसी के लिए उसका L और C बदल देंगे, तो नई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बेटा। तो ये कहाँ पर, ऐसे ही टेलीविजन चैनल्स का रिसीव करना, यानी जहां पर आपने सिग्नल्स को रिसीव करना है, ओके, वहां पर आप क्या करेंगे, रेजोनेंस सर्किट लगा देंगे हम। तो ये क्या होता है, इट इज यूज्ड वेयर signals are received, for example in radio or television, रिसीविंग स्टेशंस पर। यानी रिसीविंग स्टेशन कौन है, आप लोग हैं, ठीक है, जहां टीवी और रेडियो के सिग्नल्स आपने रिसीव करने होते हैं बेटा। ओके, बताइए मेरा काम ठीक है, आसान है, सीरीज रेजोनेंस समझ में आया बेटा। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, दूसरा अब हमारे पास है बेटे पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। दिस इज
पैरेलल रेजोनेंट, रेजोनेंस भी कह देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, पैरेलल रेजोनेंस लिखो या रेजोनेंट लिखो, एक ही बात है बेटा, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। हमारे पास क्या है देखो बेटा, इस बार क्या करेंगे हम, एल और सी किस में जुड़े होंगे, पैरेलल में जुड़े होंगे। ये मान लीजिए आपका इंडक्टर है बेटा, ये आपका कैपेसिटर है, वो पिछली बार सीरीज में थे, इस बार पैरेलल में जुड़े हुए हैं, एंड दे आर कनेक्टेड विद एन एसी सोर्स। एसी का सिंबल कई बार बताया मैंने आपको, ये किसका सिंबल है बेटा, एसी सोर्स का सिंबल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, मान लेते हैं लेट एज यूजुअल एसी सोर्स से ईएमएफ मिला, लेट अप्लाइड ईएमएफ मेरे पास बहुत बार अप्लाई किया बेटा, पहले सारे आर्टिकल्स में कर रहा हूँ। लेट अप्लाइड ईएमएफ बी, ई इज इक्वल टू हम लिखते थे ई नोट ई रेज टू पावर जे ओमेगा टी। ई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ई नोट इज द पीक वैल्यू, जे आयोटा वाला माइनस अंडर रूट में, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा टी को आप फेज बोलते थे बेटा। चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जैसे इससे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशंस कर रहे थे, तो सीरीज में आप बोलते थे करंट सेम फेज में होगा, इस बार क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो एल और सी के अक्रॉस सेम फेज में होगा कि नहीं होगा, सिंस इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, since it is parallel combination, hence voltage across, क्या बोलूं बेटा, L and C will be in it is parallel combination, hence voltage across L and C will be in same phase। क्लियर है वाली बात बेटा। अब देखो तो फिर भाई, अब हमें करंट फाइंड आउट करने हैं। मान लो यहाँ से करंट चला, आई आया, यहाँ से कुछ करंट ऊपर चला गया बेटा आई एल, कुछ करंट यहाँ चला गया आई सी, ठीक है। करंट इन इंडक्टर, पहले कैपेसिटर में निकाल लूँ, क्योंकि इंडक्टर में दो बातें समझानी भी है एक्स्ट्रा ना। पहले कैपेसिटर का लिख लेता हूँ, बहुत आसान है। करंट इन कैपेसिटर, याद करो बेटा, आईसी लिख रहा हूं मैं इसे, ये क्या हो जाएगा, ई, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज को π/2 से, कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज को π/2 से। रेंस लीड करते वक्त याद होगा आपको, हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, जे से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। और एक्सी क्या होता है, 1/ωc होता है। अगर ये भी पुट कर दूं मैं, तो ये आ गया जे ई, और एक्सी का ये रखोगे तो ωc। ये बताने की जरूरत ही नहीं है, इनटू जे इट मींस इट इज लीडिंग करंट बाय ए फेज एंगल ऑफ π। अब जरा इंडक्टर में आ जाओ बेटा। एक्चुअली प्योर इंडक्टर प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं होते हमारे पास। देखो इंडक्टर है क्या, सिंपल कॉपर की वायर ही है, हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉइल। और वायर है तो बेटा इसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी होगी, इंडक्टेंस तो है, साथ में कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। तो जो ये इंडक्टर है ये खुद अपने आप में किसका काम करेगा, आरएल सर्किट का काम करेगा। और इसलिए इस इंडक्टर, खाली इस इंडक्टर की मैं इंपीडेंस लिखूं, मैं ZL लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। रादर मॉडुलस की जरूरत नहीं है अभी मुझे। ये टोटल सर्किट की नहीं है, मतलब ये प्योर इन। तो फिर याद करो, ये लास्ट लेक्चर में हमने निकाला हुआ बेटा, ये आएगी R + J × XL, ठीक है। आप क्या कहेंगे कि सिंस इंडक्टर हैज रेजिस्टेंस इन इट आल्सो। प्योर इंडक्टर्स नहीं हो अवेलेबल होते बेटा,
ठीक है। इवन तो हाँ ये जरूर हो सकता है कि आर को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि आर इज वेरी स्मॉल हैंस कैन बी नेग्लेक्ट, दैट कैन बी डन। बट अगर मैं बिल्कुल माइन्यूटली बात कर रहा हूँ तो इट विल ऑल इंडक्टर विल ऑलवेज हैव ए रेजिस्टेंस इन इट। ओके बेटा, तो ये क्या होगा, हैज रेजिस्टेंस इन इट आल्सो, सो इट्स इम्पीडेंस विल बी ये सिर्फ इसकी है इंडक्टर की। आपने बोला आर प्लस जे एक्सएल, आप पिछला आर्टिकल देख सकते हैं बेटा, आर एल आर सी सारे कॉम्बिनेशन करवाए हुए मैंने आपको। और आर प्लस जे और एक्सएल की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ओमेगा आ जाएगा। तो अब करंट निकाल सकते हैं हम इससे, हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, करंट में बोलूं आपसे तो ये आ गया आपके पास करंट इन इंडक्टर या थ्रू कंडक्ट इंडक्टर कह सकते हो बेटा, एक ही बात है, आई एल ई अपॉन जेड। अच्छा, आप जे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जे आप इसके अंदर अपने आप छुपा हुआ है, अपना हिसाब किताब खुद कर लेगा, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं। सॉरी ये ई है बेटा हमारे पास, दिस इज बेटा ई अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल। ठीक है, तो अब टोटल करंट निकाल लें बेटा, आई विल बी द सम ऑफ आई एल प्लस आई सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, करें, ठीक है ना। तो टोटल करंट थ्रू द सर्किट, ये तो इंडिविजुअल पेट्रस का निकाल लिया था हमने, एल और सी का निकाल लिया था। अब हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इन द सर्किट। देखो बेटा क्या आ जाएगा, आई इट इज आई एल प्लस आई सी। आई एल अभी निकाला था आपने, ई अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल बेटा, देख सकते हो ये रहा ई अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल, और ये आई सी रहा जे ई ओमेगा सी प्लस जे ई ओमेगा सी। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई बाहर निकल जाएगा बेटा, आई आ गया, ई बाहर, इट इज 1 अपॉन आर प्लस जे ओमेगा सी प्लस, भाई ये कुछ गलत हो गया ना, यस ये एल है यहाँ पे, ये तो एल है और ये एल और सी ध्यान से बनाना। सच बताऊं जैसे मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, ऐसे आपके पेपर में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आप जल्दबाजी में एल और सी एक जैसा ही बना देते हो, दिखता है समझ में नहीं आता, दीवार तो एल लिखा है सी लिखा है, ये हो गया बेटा। और आई बाई ई को उधर ले गया, इट इज 1 अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल बेटा प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, यहां तक की बात है, बताइए अब क्या होगा, आई बाई 1 बाई जेड इम्पीडेंस, नेट इम्पीडेंस। देखो बेटा ई क्या चीज है, नेट वोल्टेज अप्लाइड है, ई नेट वोल्टेज अप्लाइड है, आई नेट करंट है सर्किट का, तो ई बाई जेड अगर आप लिखते तो वो हो जाती इम्पीडेंस, जेड होता है ई बाई आई, क्योंकि यहाँ पर क्या है रेसिप्रोकल है, तो 1 बाई जेड इजकल टू आई बाई ई हो गया हमारे पास, तो ये 1 बाई जेड आ जाएगा, इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल 1 बाई जेड, 1 अपॉन आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस जे ओमेगा सी बेटा। ओके, और भाई ये कौन सी है, जे की फॉर्म में आ रही है ना, ठीक है ना। तो इम्पीडेंस के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं बेटा, एडमिटेंस, एंड दिस इज कॉल्ड वाई, दिस इज कॉल्ड वाई कहलाएगा बेटा ये। और ये नंबर कौन सी आ गई मेरे पास, 5 नंबर, इट इज 5 वेयर वाई इज, ठीक है, वाई मेरे पास क्या आ रहा है, 1 बाई जेड रेसिप्रोकल ऑफ, मैंने फिर बोला बेटा इम्पीडेंस, तो ये क्या कहलाएगा आपका इम्पीडेंस एडमिटेंस। और चूंकि ये, ठीक है ना, खाली एडमिटेंस कहो, इलेक्ट्रिक एडमिटेंस कहो, या कई लोग इसको वेक्टर एडमिटेंस भी कहते हैं, एडमिटेंस, वेक्टर एडमिटेंस ऑफ LCR सर्किट नहीं है, ये कौन सा सर्किट पढ़ रहे हो, पैरेलल, ठीक है, तो दिस इज
वेक्टर एडमिटेंस ऑफ पैरेलल सर्किट। अभी मैंने रेजोनेंस का मतलब नहीं बताया ना, तो ये आ गया बेटा y, दैट इज 1/z। ये देखो बेटा, इसको यूँ लिख सकता हूँ r माइनस जे, और एक काइंड ऑफ रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा, r प्लस जे ओमेगा एल था ना डिनोमिनेटर में बेटा, तो मैं क्या कर रहा हूँ r माइनस जे ओमेगा एल से ही मल्टीप्लाई और इसी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ओके, प्लस जे, क्योंकि नीचे से मैं ये आयोटा हटाना चाहता हूँ, जे हटाना चाहता हूँ, सीधी सीधी बात ये है, एंड दिस जे ओमेगा सी हो गया बेटा। तो y आ गया मेरे पास r माइनस जे ओमेगा एल, और नीचे देखो बेटा आर स्क्वेयर माइनस जे स्क्वेयर, प्लस नहीं हो जाएगा, ये चेक करो, आपके हिसाब से आएगा आर स्क्वेयर माइनस जे स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर, है ना, आर स्क्वेयर माइनस जे स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर, और जे स्क्वेयर इज -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, एंड दिस इज जे ओमेगा सी। वाई क्या आ गया हमारे पास, दिस इज आर माइनस जे ओमेगा एल प्लस जे ओमेगा सी इंटू आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर। बेटा एलसीएम ले लिया मैंने, और अगर आप देखें तो वाई की जो टर्म है मेरे पास, और बेटा वाई आ गया आपके पास आर, और बाकी सारे प्लस जे कॉमन ले लूँ मैं, ओमेगा भी कॉमन ले लेता हूँ, एक ओमेगा कॉमन हो ही सकता है, ये प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ, तो ये हो गया बेटा आर स्क्वेयर सी प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर, ठीक ही चल रहा है ना, ठीक ही चल रहा है, आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, ये देखो बेटा ये ओमेगा तो बाहर हो गया, आर स्क्वेयर इंटू सी, इस सी से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और एक टर्म ये रही माइनस वाली, माइनस ओमेगा एल, और डिनोमिनेटर तो सेम ही चल रहा है, आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एल स्क्वेयर आ गया बेटा, ओके, क्यों भाई, ठीक बात है कि नहीं है, यहाँ तक की बात है। अब देखो क्या आएगा हमारे पास, तो अगर मैं इसका क्या निकालूंगा बेटा, मॉडुलस ऑफ इम्पीडेंस, या तो कह लीजिए एडमिटेंस हो गया 1/z का इम्पीडेंस के रेसिप्रोकल का मॉडुलस, तो आता है आपको वेक्टर्स में, x प्लस आयोटा y का क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो आर स्क्वायर प्लस इस पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके, ये करना पड़ेगा हमें, तो क्या होगा देखो बेटा, करें जरा, क्या होगा, दिस इज आर स्क्वायर, थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा हो गया है, प्लस आर प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जे हट जाता था, हट गया, इस पूरे का स्क्वायर, तो ओमेगा का स्क्वायर, दिस इज बेटा ओमेगा स्क्वायर इंटू जो भी ब्रैकेट के अंदर आपके पास आया हुआ है, क्या हुआ है हमारे पास, क्या क्या टर्म्स हैं, सी आर स्क्वायर है पहली टर्म, ठीक है, एंड ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों टर्म्स लिख लूँ, दिस इज क्या है बेटा, आर स्क्वायर सी प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी और माइनस, ठीक है कि नहीं, और क्या टर्म आ रही है हमारे पास, देखो बेटा एल, एक गड़बड़ हो गई है, देखो इसमें जे ओमेगा तो कॉमन हो गया था, जे ओमेगा कॉमन हो गया था बेटा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एल बचेगा, ओमेगा नहीं बचेगा बेटा, ये ओमेगा नहीं बचेगा, देखो कॉमन हो गया ना बेटा, ये तो बाहर चला गया था, ये देखिएगा, ये ओमेगा जे ओमेगा तो बाहर हो गया ना, बस माइनस एल बचेगा, इट इज माइनस एल अपॉन, नीचे आया था आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, और सारे का क्या करना, ये तो नीचे चल रहा है ना, इसका पूरे का भी स्क्वायर और सारे का अंडर रूट, ये आ गया एडमिटेंस जो थी मेरे पास, एडमिटेंस का एम्पलीट्यूड आ गया बेटा मेरे पास, ओके, नंबर 7 इक्वेशन आ गई। एंड अब हमारे पास क्या होगा कि एडमिटेंस मिनिमम कब होगी, देखो y मिनिमम कब होगी, यानी उल्टा कह लो, y मिनिमम का मतलब z क्या हो जाएगी उस वक्त, मैक्सिमम हो जाएगी,
ये इम्पीडेंस है और ये एडमिटेंस है बेटा, ठीक है। तो ये कब होगा हमारे पास, जब देखो ये वाली ब्रैकेट आर को तो ना कम हो सकता ना ज़्यादा हो सकता बेटा, तो यानी सेकंड ब्रैकेट अगर 0 के बराबर हो जाए, देखो पहली ब्रैकेट ना कम कर सकता ना ज़्यादा, नीचे भी ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन सेकंड ब्रैकेट ऐसा है कि बिना कुछ चेंज करे भी 0 हो सकती है, कुछ कंडीशन निकल सकती है। यानी ये मिनिमम कब होगा बेटा, जब ये सेकंड टर्म ही खत्म हो जाए यहाँ से, दैट इज मिनिमम कब होगी, जब दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर सी प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी माइनस एल जो है बेटा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाए 0। ओमेगा तो कैन नॉट बी 0, इट मीन्स क्या 0 बेटा, आर स्क्वायर सी प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी माइनस एल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। ओमेगा की टर्म एक तरफ कर लो तो ये आ जाएगा आपका एल माइनस आर स्क्वायर सी अपॉन, ये आया ना भाई, देखो जरा, तो ओमेगा आ गया आपके पास 1/LC माइनस 1/LC अपॉन आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का अंडर रूट आ गया बेटा हमारे पास। समझ में आ रही है वाली बात। हमने कहा कि भाई ये बस मिनिमम होनी चाहिए, इससे क्या निकलेगा मैं अपनी कल की क्लास में पूरा करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे इसे। बस एक बार देख लें कि जेड मैक्सिमम कर दिया मैंने, इस बार करंट उल्टा होगा, ये कंटिन्यू करेंगे हम कल की क्लास में। तो यह कब होगा बेटा, जब सेकंड टर्म 0 हो जाए। तो मैंने कहा इसमें या तो ये 0 या ये 0, तो ओमेगा तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए इसको 0 के बराबर कर दिया, टर्म्स को रीअरेंज कर दिया बेटा, ओके। तो ओमेगा स्क्वायर निकल आया। तो कल का लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, व्हेन आई विल राइट ओमेगा इज इक्वल टू दिस टर्म, ओके। तो फिर इसमें देखेंगे ग्राफ कैसा बनेगा, किस तरीके के ग्राफ बनेंगे हमारे पास, ओके।